कर रहे थे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो हमने देखा था कि कैसे एनर्जी, हमने क्या देखा सबसे पहली बात कि सेम सबशेल के हर ऑर्बिटल की सेम शेल के हर सबशेल की एनर्जी सेम होगी, यानी कि सेम शेल सेकंड शेल के हर सबशेल की एनर्जी सेम होगी, ये हमने देखा था। एक रूल हमारा ये कहता है। अब एनर्जी के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल तो हमने देख लिया था कि एक तो पहली बात तो ये थी कि हर शेल के जो एक शेल में जितने भी सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होगी और एक सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होगी। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, कि कैसे शील्डिंग हो रही थी आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब थर्ड रूल क्या है हमारा यहाँ पे, थर्ड है N+L रूल। क्या कहते हैं इसको कहते हैं N+L रूल। अब N+L रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमें कोई भी ऑर्बिटल गिवन है, कि सपोज लेट से मेरे को 3D गिवन है और 4p गिवन है, मेरे को ये बताना है कि 3D और 4p में, तो यहाँ पर ये जो हमने ऑर्डर पढ़ा था कि 1s की एनर्जी 2s और 2p की इक्वल होगी, फिर 3s 3p और 3d की सेम होगी, तो ये रूल इस जगह पर वर्क नहीं करता। ये जो ऑर्डर पढ़ा था हमने ये थोड़ा सा इनकरेक्ट था। एक्चुअली ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है। ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट सिर्फ किसके लिए है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे कि हाइड्रोजन, उन स्पीशीज के लिए ये जो ऑर्डर था हमारा ये करेक्ट था। बाकी स्पीशीज में, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हम एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं। सपोज मेरे को 3d और 4s की एनर्जी 4p की एनर्जी कंपेयर करनी है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ N+L रूल। N+L रूल हमें क्या कहता है कि N+L की वैल्यू अगर कम होगी, जिस भी ऑर्बिटल में, जो भी जैसे 3d और 4p दिया हुआ है, जिसमें भी N+L की वैल्यू कम होगी उसकी मेरी एनर्जी कम होगी। क्या कहा, जिस भी ऑर्बिटल में N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। जैसे यहां पर देखते हैं N यहाँ पे 3d में 3 और L 2, फिर 4p में N की वैल्यू 4 और p की वैल्यू आपकी कितनी है कि 1, तो N+L की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं या फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। दूसरा पॉइंट N+L रूल में क्या था कि अगर N+L की वैल्यू सेम है, जैसे कि मेरी इस केस में आ रही है 3d और 4p की, अगर N+L की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसकी n की वैल्यू जिसमें कम होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसमें कम होगी उसकी मेरी एनर्जी कम होगी। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, यानी कि इसमें 3d में n की वैल्यू कम है और N+L दोनों में सेम है, तो किसकी एनर्जी कम होगी, 3d की एनर्जी कम होगी, 4p की एनर्जी 3d से ज्यादा होगी। तो ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं इसको कहते हैं हम N+L रूल। N+L रूल में हमें क्या था, जिस किसी भी उस केस में N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, या अगर सेम है दोनों में तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी, ओनली n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें एनर्जी कम होगी। अब सेकंड क्या है कि अगर हमें डिफरेंट एलिमेंट्स में कंपेयर करना हो, कि सपोज मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बोला कि ऑर्बिटल तो मैंने सेम लिया 2s, मेरे को बताना है कि हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, इन चारों में, या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन चारों में मैंने 2s ऑर्बिटल कंसीडर करा, 2s मेरे को कंपेयर करनी है एनर्जी, 2s ऑर्बिटल की, इन चारों के 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारा रूल ये कहता है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेम सबशेल, ऑर्बिटल इन सेम सबशेल, सबशेल क्या है s, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेम सबशेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर यानी कि z, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती जाएगी, गिरती जाएगी। जैसे यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी सबसे कम, फिर सोडियम का उसकी पोटेशियम से कम, फिर लिथियम, फिर
हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, यानी कि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर हम फिल कैसे करते हैं? अब फाइनल है हमारा कि फाइनली बात अब ये आई कि ठीक है, हमने इतनी लंबी कथा कहानी तो पढ़ ली, बट अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अब हम पढ़ेंगे आगे कि हम फिल कैसे करते हैं कि ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स और शेल, सब शेल, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करते हैं। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास 3 रूल आते हैं। कौन कौन से? ऑफ-वो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ऑफ-वो प्रिंसिपल, सबसे पहले देखते हैं ऑफ-वो प्रिंसिपल। ऑफ-वो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। और इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे देखनी है? n+l रूल से देखनी है इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ऑफ-वो ने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब आप हर बार कैसे कम, हर बार थोड़ी ना कैलकुलेट करने बैठेंगे n+l वैल्यू कि इसका n इतना है, फिर प्लस करेंगे l, फिर कंपेयर करेंगे। तो उन्होंने हमें एक ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम दिया और उन्होंने कहा कि इसको याद करने का इजी तरीका क्या है कि आप पहले रूल समझ लेते हैं एक बार फिर से। रूल ने क्या कहा कि उस हमें इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में जैसे जैसे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी उस ऑर्बिटल में बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे एक डायग्राम बनाओ और इसको ऐसे कट करते चले जाओ, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s। तो ऑर्डर क्या बैठा? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर कट करेंगे 3p, 4s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद अब यहाँ पर 3p के बाद हमें 3d में फिल नहीं करना है इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद हमें 4s में फिल करना है। 3p, 4s, फिर हम कट करेंगे 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर कट करते हैं 4f, 5d, 6p, 7s, फिर कट करते हैं 5f, 6d, 7p। तो ये मेरी एनर्जी का ऑर्डर आ गया कि इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इसी ऑर्डर में हम ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हर ऑर्बिटल में। सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा कि only 2 electrons may exist in same orbital and these electron must have opposite spin। इन्होंने क्या कहा पॉली ने कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर पहली बात तो कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, only 2 इलेक्ट्रॉन्स and that too वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स अपोजिट होनी चाहिए कि अगर एक की प्लस हाफ है तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आएगा उसकी स्पिन माइनस हाफ होनी चाहिए। इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एरो ऐसे आधा एरो ऊपर होता है क्योंकि यानी कि इन दोनों, ये डिपिक्ट कर रहा है कि इन दोनों की स्पिन्स अपोजिट है। और उन्होंने फॉर्मूला भी बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर, जैसे कि मैं बात करूं सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n²। चेक कर लेते हैं, 2 * n की वैल्यू 2 * उसका स्क्वायर तो हो गया 8। अब 8 देख लेते हैं कैसे। सेकंड शेल में कौन कौन सा सबशेल होता है? s और p। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6। इट मींस 8, यानी कि हमारा फॉर्मूला जो है वेरीफाई भी हो गया कि सही है। हम बात कर रहे हैं शेल की, सब शेल की बात नहीं कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, कितने होंगे? 2n²। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल की। थर्ड कौन है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। यानी सपोज मैं बात करूं हमारे p ऑर्बिटल की, ये p ऑर्बिटल है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि p ऑर्बिटल हमेशा मेरा फुली फिल्ड हो कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स
है वो इसमें मेरे पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को पी में फिल करने के लिए। मेरे को अब पी ऑर्बिटल में यहाँ पर मेरे को सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इस ऑर्बिटल के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमने कहा ऐसा नहीं है कि आप ऐसे फिल करते चले जाओ, ये गलत है। हमने कहा कि हम फिल कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, यहाँ पे हमने पहले ही पेयरिंग करा दी। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हर ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, कि जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। यानी ऐसे पहले हर ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन दिया, जब सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे पेयरिंग कर दी 4th इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ऐसे होना चाहिए। ये हमें किसने बताया? हर्ड ने। हर्ड का रूल क्या था कि पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक हर ऑर्बिटल एटलीस्ट सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। सिंगली ऑक्यूपाइड मतलब हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे फाइनली। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हमने देख लिया, हमने सीख लिया ये भी कि कैसे हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करने हैं। लिथियम की बात करते हैं हम कि हमने ऑर्डर, अब वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए हमेशा ये वाला 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे 5th तक आप 5 तक याद रखेंगे तो इजी सही रहेगा, मतलब 5 तक ही यूज होता है जनरली। मेरे को लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो 1s s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। कैसे? ऐसे करके। फिर कौन सी में जाएंगे? 2s में। s में कितने आ सकते हैं टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट 2 मेरे इसके पास चले गए तो बचे कितने? 1, यानी कि 2s1। ऐसे कर दिया। तो ये हो गई 1s2 2s1 हो गई मेरी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमें डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करनी है तो ये होगा हमारा डायग्राम। नेक्स्ट कोई एलिमेंट देखते हैं, ऑक्सीजन की देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 8 में 1s में 2 आ गए, 2s में 2 आ गए, तो 4। तो अब कितने बचे? 4। अब हम चलेंगे 2p पे। 2p में टोटल कितने आ सकते हैं? 6, यानी कि 2p में हमारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो 2p में आ गए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? 1s में 2 2s में 2। अब p में 2p में 4 है, हंट्स रूल फॉलो होगा कि पहले तीनों को एक एक देंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी ऐसे। ठीक है, और कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं, और का एग्जांपल देख सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम का देखते हैं 1s2 2s2। अब 4 हो गए, 4 में से 2 कितने बचे? 16 बचे अभी हमारे पास। 16 में से 2p में 6 आ सकते हैं तो 6, कितने बचे? 10। फिर 2p के बाद 3s में तो 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p देखते हैं 3p में 6 आ जाएंगे या कम बचे? कितने बचे हैं? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। 12 हमने अभी तक कर दिए, तो यानी कि 20 में से 12 दे दिया, यानी कि 8 अभी भी बचे, तो 3p 6। फिर 3p के बाद 4s2। अब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये तो हमें पता है कि हम 4s में एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। आयरन का टॉपिक नंबर 26। तो पहले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए? 10 और 18 हो गए। 18 और 8 बचे हैं अभी भी हमारे पास। तो 3p के बाद 4s फिल होगा, 4s फिल कर दिया 2। अब कितने बचे हमारे पास? 6 + 4 10 12 18 19 20। 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं। 4s के बाद 3d, यानी कि 3d में 6 जाएंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखना गलत होगा।
कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3p6, जाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में ही, बट लिखेंगे हम क्योंकि थर्ड शेल, हम शेल वाइज लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d को 4s के बाद नहीं, 3d को 4s के पहले ही लिखेंगे, 4s2। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि सपोज Fe2+ की लिखनी है मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो रूल है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है उसी से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले गया, किसमें गया? 4s2 में, 4s में गया पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4s, या एक काम करते हैं, Fe3+ की लिखते हैं, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन पहले, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है उसी से पहले निकलता है। 4s2 से 2 निकल गए, कितने निकालना है हमें? 3, एक 3d से निकल गया, कितना क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि कौन सा एटम ज्यादा स्टेबल होगा। कि सपोज मेरे को आयंस दिए हैं दो, कि Fe2+ और Zn2+, मेरे को स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करते हैं? हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है कि पहला हाफ फिल्ड तो स्टेबिलिटी में मेरे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, यानी कि p ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड है, और एक p ऑर्बिटल मेरे पास ऐसा है। तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से, क्योंकि ये हाफ फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, बट हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड तो स्टेबल होता ही है सबसे ज्यादा। अगर फुली फिल्ड हो ऐसा, तो फुली फिल्ड तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर हम बात करें कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो फुली फिल्ड। कि फुली फिल्ड orbitals are more stable than half filled, but half filled and fully filled orbitals are more stable than any other electronic configuration. अब fully filled का तो हमें समझ में आ गया कि क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बट हाफ फिल्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है किसी और अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? कि मैंने बोला सपोज ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा p ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन देखते हैं क्यों। देखिए, स्टेबिलिटी तो हमारी एटम की होती है। एटम को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? एक्सचेंज एनर्जी से। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? ये मेरा एक p ऑर्बिटल है, देखो ये मेरा हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, बट एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से आपस में अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो उसके लिए एक्सचेंज एनर्जी उनको चाहिए होती है। तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, और इसी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से एटम को स्टेबिलिटी मिलती है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड की प्लेस में जा सकता है और थर्ड की प्लेस में जा सकता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की प्लेस में जा सकता है, थर्ड की प्लेस में जा सकता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों की प्लेसेस में जा सकता है। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अरेंजमेंट्स हो गए। बट अगर मैं वहीं पे ये वाला p ऑर्बिटल कंसीडर करूं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये तो क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें दो अपने अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं आराम से, ये तो दोनों एक साथ आराम से पेयर बना के बैठे हैं, तो इन्हें तो एक्सचेंज करने की कोई जरूरत है नहीं। एक्सचेंज कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये दोनों आपस में। तो या तो ये इस जगह आ सकता है या ये इस जगह आ सकता है। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हुए? 2, यानी कि इनमें इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। तो जिसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है।
इसलिए क्या बोलते हैं कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो और दो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं। कौन कौन सी दो एक्सेप्शंस क्या हैं? एक क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम और कॉपर। अब क्रोमियम और कॉपर में क्या एक्सेप्शन है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अब क्रोमियम और कॉपर में क्या है क्या एक्सेप्शन है? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो होती है एंड की लिख लेते हैं यहाँ पे से 3d5 4s1। एक्सेप्शन क्या है? ये दोनों एक्सेप्शंस क्यों है? मैंने क्या बोला था कि पहले s ऑर्बिटल पहले 4s फिल होता है, उसके बाद 3d। यहाँ पर भी पहले 4s होना चाहिए फिर 3d। तो 4s में यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम अपना रूल फॉलो करें तो 4s2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 4s2 3d9 4s2 3d4। अगर हम अपना रूल फॉलो करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन दोनों एलिमेंट्स की कुछ ऐसी होनी चाहिए, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअली क्या है? 3d5 4s1 और 3d10 4s1। ऐसा क्यों हुआ? एक्सेप्शंस ये इसलिए हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अलग है, रूल को फॉलो नहीं कर रही। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? मैंने क्या बताया? हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 3d10 तो फुली फिल्ड हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर 4s1 हाफ फिल्ड है क्योंकि 4s में तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4s1 हाफ फिल्ड है, तो फुली फिल्ड एक और हाफ फिल्ड एक, तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई। बजाय यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फुली फिल्ड है पर दूसरे की स्टेबिलिटी के बारे में 3d9 की स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, बल्कि यहाँ पे दोनों ही हमें बहुत ज्यादा स्टेबल मिल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर केस है 3d4 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, चलिए 4s2 तो फुली फिल्ड है, यहाँ पे दोनों ही हाफ फिल्ड मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल्स इन दोनों ऑर्बिटल्स से ज्यादा स्टेबल होंगे। इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं दोनों, ये इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये दोनों एक्सेप्शंस हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती हैं, रूल को फॉलो नहीं करती। तो दैट इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस करेंगे।